नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था और उसके परिणाम पर आए तो उससे तृतीय कर्नाटक युद्ध को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले था ये वापस जा चुका था और इसके स्थान पर गोडेहू यह फ्रांसीसी गवर्नर भारत में आया था। और वो आते ही डुप्ले की जो नीति यहाँ की दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति डुप्ले की जो नीति थी उसके बिल्कुल उलट चला गया था। और उसने गोडेहू ने यहाँ की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से आते ही समझौते कर दिए थे। उस समझौते में क्या बातें की गई थी कि ये एक दूसरे से समझौता ये कर लिए थे कि दोनों कंपनियां अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देसी राजाओं के झगड़े में वे इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनमें ये जब इन्वॉल्व होती हैं तो उससे ये खुद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और दूसरा समझौता ये हुआ था कि उस समय 1754, 55, 56 के वर्ष में जिस शक्ति का अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत के जिन क्षेत्रों पर अधिकार है वो अधिकार बरकरार रहेगा और इसी तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्षेत्र में जो अधिकार, जिस क्षेत्र पर अधिकार बरकरार है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा बस ये लिख लें कि डुप्ले का लौट जाना इसके स्थान पर आता है आपका जो है डुप्ले का लौट जाना गोडेहू आता है। इसने दो समझौते किए कंपनी से कंपनी से दो समझौते करते हैं। क्या कंपनी अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौते कि देसी राजाओं के झगड़े में नहीं पड़ना। और दूसरा समझौता ये होता है कि जिस शक्ति का जिस क्षेत्र पर उस समय अधिकार है वो बरकरार रहेगा। अधिकार का बरकरार रहना, क्षेत्र पर अधिकार बरकरार रहना, क्षेत्र पर अधिकार बरकरार रहना, ये गोडेहू आ चुका था। इस प्रकार की का समझौता वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से कर चुका था। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसका टाइम पीरियड है 1756 से 1763। एक्चुअली इस युद्ध के शुरू होने में एक बार पुनः यूरोप की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जब प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था तो उसके कारणों में यूरोप की परिस्थितियां जिम्मेदार थी। और एक बार पुनः तृतीय कर्नाटक युद्ध में भी इसके शुरुआत होने में भी यूरोप की परिस्थितियां जिम्मेदार थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर प्रश्न छिड़ा था और तृतीय कर्नाटक युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की जब यूरोप में शुरुआत होती है उसी वजह से भारत में भी अर्थात जब सप्तवर्षीय युद्ध से अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं एक दूसरे के सामने यूरोपीय क्षेत्र में आ जाती हैं तो कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय क्षेत्र में भी पड़ती है
भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। अब प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध है क्या? एक्चुअली फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन, इनका विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर इनका अपना उपनिवेश था और इस उपनिवेश को कब्जा करने में ये एक दूसरे से लड़ जाया करती थी। तो सप्तवर्षीय युद्ध की जो शुरुआत हुई है 1756 से 1763 के बीच जो हुई है, उसमें मूल कारण ये था कि किस प्रकार अमेरिका के क्षेत्र में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के उपनिवेशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ एक कारण और था कि ऑस्ट्रिया से संबंधित एक कारण उसमें जुड़ा था कि ऑस्ट्रिया में जो है वहाँ के कुछ क्षेत्रों को वहाँ की अन्य यूरोपीय देश कब्जा कर रहे थे। उसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस शक्ति संतुलन के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो अभी हम केवल इतना लिखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। सप्तवर्षीय युद्ध, देखिए ये युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत वैसे तो यूरोपीय क्षेत्र में 1754 से ही शुरू हो जाती है और 1763 तक चली जाती है, लेकिन सप्तवर्षीय मतलब 7 साल, लेकिन इसकी तीव्रता 1756 से शुरू होती है। तो यूरोपीय क्षेत्र में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत वो 1754 से ही मानी जाती है, लेकिन हम फिर भी 1756 ही लिखेंगे क्योंकि इसकी तीव्रता जो है ये 1756 से ही है। 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध क्यों हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने उपनिवेशों पर कब्जा कर मतलब उस पर अधिकार बनाए रखने के लिए और अन्य दूसरे के उपनिवेशों पर कब्जा करने से संबंधित था, और ऑस्ट्रिया का भी प्रश्न इसमें जुड़ा था। तो इसके लिए हम जो है ये करेंगे कि अमेरिकी उपनिवेशों पर अधिकार जताने की कोशिश, और दूसरा जो है कि ऑस्ट्रिया का प्रश्न। ऑस्ट्रिया का प्रश्न, इस मुद्दे पर भी ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। तो मैं आपको ये बताया कि यूरोपीय क्षेत्र में किस प्रकार ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना आमने सामने आ गई, उसी का परिणाम या उसी के प्रभाव स्वरूप भारतीय क्षेत्र में भी कुछ ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं। अब देखिए अब भारतीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर 1756 के वर्ष में बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जैसे उसमें वाटसन का नाम आता है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है, ये चंद्रनगर फ्रांसीसियों के अधिकार में था, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और जब उस पर कब्जा करते हैं तो वहाँ जो फ्रांसीसी कर्मचारी होते हैं वो भागकर बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला रहता है, सिराजुद्दौला के दरबार में चले जाते हैं। और ये अंग्रेजी कंपनी जो है ये सिराजुद्दौला से इन फ्रांसीसियों की मांग करती है, परंतु सिराजुद्दौला इन फ्रांसीसियों को नहीं देता है। बाद के टॉपिक में जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें एक जब कारण आएगा कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद के क्या क्या कारण थे, तो उसमें एक कारण यह भी रहेगा कि सिराजुद्दौला ने अपने यहाँ आए फ्रांसीसी शरणार्थियों को अंग्रेजों को देने से इनकार कर दिया था। तो फिलहाल 1756 अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा किया, केवल इतना लिखना है। 1756 अंग्रेजों
ने चंद्र नगर पर कब्जा, अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा किया। इससे हम ये जोड़ लेंगे किस प्रकार फिर फ्रांसीसी कर्मचारी सिराजुद्दौला के दरबार में जाते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद का कारण यह बन जाता है। अब जब फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो स्वाभाविक था कि फ्रांसीसी भी वैसी प्रतिक्रिया देते। अब थोड़ा सा हम देख लें कि कलकत्ता और चंद्रनगर का लोकेशन क्या था। कलकत्ता जिस पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था और चंद्रनगर यह कलकत्ता के जस्ट उत्तर की दिशा में स्थित है। तो अगर हम यहाँ मान लें कि ये कलकत्ता है तो इसके उत्तर की दिशा में चंद्रनगर रहेगा, चंद्रनगर रहेगा। यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आकर इसे अपने कब्जे में ले लेती है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चंद्रनगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तब वैसी कुछ प्रतिक्रिया फ्रांसीसियों के द्वारा की जानी थी। फ्रांस से एक सैनिक टुकड़ी चलती है भारतीय क्षेत्र में आने के लिए और उसका नेतृत्व काउंट लाली करता है। काउंट लाली फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता है भारत में आने के लिए, इसका जवाब देने के लिए। काउंट लाली भारत में जो है यह, चूंकि ये घटना तो 1756 की, थोड़ा 1-2 साल और बीत जाता है। इसमें अगर हम थोड़ी सी एक चीज और अगर जोड़ लें तो अंग्रेज इस समय चंद्रनगर पर कब्जा कर लिए और दूसरी बात यह जो टाइम पीरियड है प्लासी के युद्ध का टाइम पीरियड है, अर्थात मद्रास का जो अंग्रेजी शक्ति थी, मद्रास में अंग्रेज रहते थे, इनकी जो थल सेना थी, इनकी जो जल सेना थी वो बंगाल चली गई थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन फ्रांसीसियों के पक्ष में चला गया था। इसी का फायदा उठाने के लिए काउंट लाली फ्रांस से भारत की तरफ रुख करता है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ बस कोष्टक में ये लिख दें कि दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन का फ्रांसीसी पक्ष में होना, वो क्यों होना, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज जा चुके थे दक्षिण भारत से निकल के। तो यहाँ छोटी सी मैं कोष्टक बनाकर अगर लिख दें कि दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन फ्रांस के पक्ष में होना, फ्रांस के पक्ष में होना क्यों हुआ कि अंग्रेजी बेड़ा जो थल से सैनिक थे, जो आपके जल सैनिक थे जो मद्रास के थे, ये अंग्रेजी बेड़ा अब बंगाल जा चुका था। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के पक्ष में था शक्ति संतुलन। इसी का फायदा उठाने के लिए काउंट लाली फ्रांस से भारत का रुख करता है, लेकिन उसे भारत आने में काफी टाइम लग जाता है और इस टाइम की वजह से ही इधर बंगाल में अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत चुके थे, बंगाल पर कब्जा कर चुके थे। अब वे अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः मद्रास आ चुके थे। मतलब अगर आपका लाली आ भी जाते हैं तो उसका बहुत प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वे बंगाल जीतकर पुनः मद्रास के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि काउंट लाली दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुके हैं, अंग्रेजी कंपनी भी बंगाल को जीतकर मद्रास में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं। अब हम प्रवेश करेंगे 1758 के वर्ष में। 2 जून 1758 को काउंट लाली फोर्ट सेंट डेविड के किले को घेर लेता है। इसके अधिकारी फोर्ट सेंट डेविड के किले को घेर लेते हैं
और जीत लेते हैं फोर्ट सेंट डेविड का किला 2 जून 1758। 2 जून 1758 फोर्ट सेंट डेविड किले का पतन। 2 जून 1758 को फोर्ट सेंट डेविड किले का पतन हो जाता है और इसी महीने अर्थात जून के ही महीने में हम पहले से ही जानते हैं कि किस प्रकार बूशी हैदराबाद के दरबार में उपस्थित था। इस घटना के बाद बूशी भी फ्रांसीसी था बूशी, यह भी जो है हैदराबाद के उत्तर के क्षेत्रों को जीतना शुरू करता है और उत्तर का एक क्षेत्र था विजयनगरम। विजयनगरम तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगरम को बूशी जीत लेता है अर्थात जून 1758 के महीने में ही फोर्ट सेंट डेविड का किला। फोर्ट सेंट डेविड का किला किसका है? अंग्रेजों का था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसे जीत ली। उधर बूशी विजयनगरम का क्षेत्र भी जीत लेता है, वह भी अंग्रेजों के अधीन था। तो अगर अब हम देखें कि जैसे मैंने नाम लिया फोर्ट सेंट डेविड, थोड़ा सा अगर मैं एक लोकेशन अगर बता दूं इसका आपको, तो हम मान लें अगर ये मद्रास है, ये मद्रास अगर है तो यहाँ पर आपका फोर्ट सेंट, यहाँ पर आपका पांडिचेरी रहेगा। पांडिचेरी, मद्रास के दक्षिण में पांडिचेरी और पांडिचेरी के दक्षिण में फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, फोर्ट सेंट डेविड पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, परंतु मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा था। इधर मैंने क्या बताया कि किस प्रकार बूशी भी जून के ही महीने में हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में जाकर विजयनगरम का क्षेत्र जीत लेता है। तो अब ये फोर्ट सेंट डेविड किला का पतन 2 जून 1758 और 24 जून 1758 को यह काम बूशी कर देता है। 24 जून 1758 को जो है बूशी ये जीत लेता है किसे? आपके विजयनगरम क्षेत्र, विजयनगरम क्षेत्र को जीत। देखिए अगर अब हम इस स्थिति पर रुक जाएं तो देखें कि क्या हुआ है। फोर्ट सेंट डेविड फ्रांसीसियों के पास आ चुका है। हैदराबाद का संपूर्ण रीजन ऑलरेडी बूशी के प्रभाव में था और अब विजयनगरम का क्षेत्र भी आ गया है। मद्रास पर भी, पांडिचेरी तो फ्रांसीसियों का था ही, मद्रास पर भी फ्रांसीसियों का खतरा था, मतलब अंग्रेजों पर खतरा था फ्रांसीसियों का। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि इस समय तक फ्रांसीसी अगर इतने मजबूत थे तो कालांतर में क्यों पासा पलट जाता है, फ्रांसीसियों का पैर ही क्यों उखड़ जाता है आगे आने वाले टाइम में। तो उसके पीछे 2-3 रीजन दिए जाते हैं। मतलब जब इस समय तक ये इतनी मजबूत स्थिति में थे तो आगे आने वाले समय में फ्रांसीसी क्यों उखड़ जाते हैं, तो उसके 2-3 कारण दिए जाते हैं। पहला ये माना जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी को, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्त की समस्या थी, पैसे की समस्या थी। वो बहुत अधिक दिन तक लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते थे, सैनिक कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते थे, चूँकि उन्हें अपने सैनिकों को वेतन देना होता था। वेतन तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी देती थी, लेकिन इनके पास तो पैसा होता ही नहीं था, कम था। तो अपने सैनिकों को वेतन देना था, इन्हें जो है गोला बारूद तोप बंदूक इत्यादि खरीदना था, इनके पास पैसे का अभाव था। एक कारण यह दिया जाता है कि वित्त की समस्या। दूसरी बात, पहली चीज लिखते हैं कि इतनी मजबूत स्थिति होने के बावजूद फ्रांसीसियों का पतन क्यों होने लगा। तो इसे मैं अगर कोष्टक में बना दूं कि यहां बस इतना लिख दूं कि फिर भी
फिर भी फ्रांसीसी हार गए। ऐसे अगर मैं लिखूं, फिर भी फ्रांसीसी हार गए, मतलब इस स्थिति का भी वे लाभ नहीं उठा पाए। तो क्यों? तो पहला मैं क्या बताया? वित्त समस्या। तो पहला मैं क्या लिखूंगा? वित्त समस्या। वित्त समस्या। दूसरी बात, जो फ्रांसीसी सेना नायक होते थे, फ्रांसीसी जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी होते थे, वे अपने कनिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, उनके प्रति कठोर रवैया अपनाए रहते थे, उनके परामर्श को, कनिष्ठ अधिकारियों के परामर्श को नजरअंदाज कर देते थे। अर्थात फ्रांसीसी सेना में सामंजस्य की कमी थी। तो हम यहाँ दूसरी क्या लिखते हैं कि सेना में सामंजस्य की कमी, सेना में सामंजस्य की कमी थी। तीसरी बात कि हम देख चुके हैं कि फोर्ट सेंट डेविड का क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन आ चुका था। हैदराबाद का संपूर्ण रीजन, उसका उत्तर का विजयनगरम का क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन था। तो काउंट लाली जो ये मद्रास को भी जीतने की इच्छा रखता है, और इसलिए वह जो है उस समय फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी डआस से वे सहायता मांगता है। वो प्रस्ताव रखता है कि आइए हम मद्रास को जीते, परंतु फ्रांसीसी सेना अधिकारी डआस ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो एक तीसरा हम ये लिख दें कि डआस की का असहयोग की भावना। तीसरा हम लिख दें डआस कौन है? ये फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी है। डआस ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लाली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो ठुकरा दिया। डआस ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखिए ऐसी स्थिति थी। यह इस स्थिति की वजह से ही फ्रांसीसी बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे, लेकिन फिर भी काउंट लाली जो है इस स्थिति से थोड़ा बहुत उबरने की कोशिश करता है, और इसी क्रम में वह तंजौर के शासक से 70 लाख रुपए की मांग करता है, ताकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्त की समस्या हल हो सके। तंजौर का शासक यह पैसा नहीं दे पाता। प्रश्न उठता है कि वह तंजौर के शासक से क्यों मांगता है पैसा? एक्चुअली तंजौर के शासक ने डुप्ले के समय से ही यह वादा किया था कि मतलब वो डुप्ले को ही 70 लाख रुपए देने वाला था, परंतु वो नहीं दे पाया था। प्रश्न उठता है वो क्यों देने वाला था? ऐसा इसलिए था कि इस संपूर्ण रीजन में फ्रांसीसियों का प्रभाव था, और तंजौर का जो छोटा सा राज्य था फ्रांसीसियों के रहमो करम पर ही निर्भर था। तो एक तरीके से वह उनसे नजराना वगैरह लेते थे। उसके राज्य को बचाए रखने के एवज में फ्रांसीसी उसे 70 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, परंतु वो नहीं दे पाया। और जुलाई 1758 में काउंट लाली ने तंजौर को हड़प लिया, उसे कब्जे में ले लिया। अब ये 24 जून तक हम देख चुके। अब जुलाई 1758 ये टाइम पीरियड, जुलाई 1758 तंजौर का अधिग्रहण। तंजौर का अधिग्रहण या तंजौर पर दबाव केवल इसीलिए बनाया जा रहा था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त की समस्या हल हो सके, परंतु तंजौर का शासक पैसा नहीं दे पाया, और तंजौर को कब्जे में ले लिया गया। अब ये तंजौर का लोकेशन अगर हम देखने की कोशिश करें तो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के तट पर तंजौर है। अगर हम मान लें कि जो है ये कावेरी नदी अगर है ये, तो तंजौर हो जाएगा। यहाँ से समुद्री एरिया जो स्टार्ट हो जाता है। बस मैं ये आपको एक मोटा मोटा जो है लोकेशन बता रहा हूँ, वाकई में थोड़ा सा अलग हो सकता है, परंतु मोटा मोटा आपका एरिया ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी है।
और इधर आपका त्रिचनापल्ली था। तो जुलाई 1758 तक हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने वित्त की समस्या को सुलझाने के लिए तंजौर पर दबाव बनाया। तंजौर वो पैसा नहीं दे पाया, तंजौर को हड़प लिया गया। अगर अब हम अगस्त महीने में चले, अगस्त 1758 में फ्रांसीसी नौसेना और ब्रिटिश नौसेना हिंद महासागर में आमने सामने आ जाती हैं। फ्रांसीसी नौसेना का नेतृत्व ड आस्कर रहा था और ब्रिटिश नौसेना का नेतृत्व पोकाक कर रहा था। इन दोनों के बीच भिड़ंत होती है। फ्रांसीसी नौसेना बुरी तरह पराजित होती है, 3 बार पराजित होती है। फ्रांसीसी नौसेना हिंद महासागर को छोड़ देती है। तो अगर मैं अगस्त 1758 में लिखूं, अगस्त 1758 की घटना क्या है? फ्रांसीसी नौसेना, ब्रिटिश नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक दूसरे के सामने आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। 3 बार फ्रांसीसी हारते हैं, हिंद महासागर को छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखें कि फ्रांसीसी नौसेना और ये ब्रिटिश नौसेना, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे ड आस रहेगा और यहाँ पर आपका पोकाक। फ्रांसीसी नौसेना का नेतृत्व डास, ब्रिटिश नौसेना का नेतृत्व पोकाक। युद्ध होता है, फ्रांसीसी हार गए, हिंद महासागर को वो छोड़ दिए। देखिए, हिंद महासागर से फ्रांसीसी नौसेना जा चुकी है, तो स्वाभाविक था कि कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसियों पर एक दबाव बन गया, अंग्रेजों का एक दबाव बन गया। इसी दबाव की बदौलत तंजौर, जिसे काउंट लाली ने जुलाई के महीने में हड़प लिया था, तंजौर पर से वो कब्जा छोड़ देता है। काउंट लाली की बहुत बेइज्जती होती है। फ्रांसीसियों का जो एक गौरव था, उसका बड़ा जो है उन्हें खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है, उनका गौरव गिर जाता है। तो अब हम यहाँ लिख ले कि जो है तंजौर हाथ से निकल गया। तंजौर की मुक्ति। देखिए, अगस्त का टाइम में था। आगे आने वाले समयों में कोरोमंडल तट, स्वाभाविक बात है कि ये जो कर्नाटक का एरिया था, कर्नाटक जो मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका अगर एक मैं आपको थोड़ा समय बनाऊं तो ये जो संपूर्ण रीजन था, ये कर्नाटक रीजन का ही पार्ट था, ये कर्नाटक था। और आपका ये मैसूर था, मैसूर राज्य था। ये आपका मराठा राज्य था और ये आपका हैदराबाद राज्य था। और आपका उत्तरी सरकार से तात्पर्य है कि गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा वाला हिस्सा जो बहुत अधिक उपजाऊ था। उत्तर सरकार ये आपका कर्नाटक है। देखिए, आज के कर्नाटक से बिल्कुल इसकी तुलना करें, उस समय के मैं कर्नाटक की बात करूं, कुछ इस प्रकार का लोकेशन था। और ये जो है बंगाल की खाड़ी, ये आपका थी बंगाल की खाड़ी। स्वाभाविक बात है कि यह क्या है, यह कोरोमंडल तट है। हम कहां तक पहुंच चुके हैं? अगस्त 1758। आगे आने वाले समय में इस कोरोमंडल तट पर मानसून का आना होता है। हम आज भी देखते हैं तमिलनाडु में वर्षा जो है, ठंडी के दिनों में अक्टूबर नवंबर के महीनों में वहाँ वर्षा होती है।
तो कोरोमंडल तट पर जब आगे आने वाले टाइम में मानसून आता है तो ऐसी स्थिति में मद्रास में जो अंग्रेजी बेड़ा होता है उसे उस क्षेत्र से हट जाना होता है। वो इसलिए कि उस क्षेत्र में इतनी अधिक बारिश होती है कि जहाजी बेड़ा जो था उसे हटना होता है। मद्रास क्षेत्र से जैसे ही अंग्रेजी बेड़ा हटता है, काउंट लाली मद्रास पर कब्जा कर लेता है। अर्थात इस मानसून का काउंट लाली को फायदा मिलता है, लेकिन यह भी मात्र 3 महीने तक, जब तक ये मानसून जो है रहता है। लेकिन जैसे ही मानसून हट जाता है, जब मद्रास में अंग्रेजी बेड़ा पुनः मद्रास में प्रवेश करता है, काउंट लाली को कब्जा छोड़ देना होता है। तो यहाँ हम ये लिखें कि मानसून से फ्रांसीसियों को सहायता मिली। मानसून से फ्रांसीसियों को मानसून से फ्रांसीसियों को सहायता मिलती है और काउंट लाली मद्रास को घेर लेता है। मद्रास में जो अंग्रेजी बेड़ा वो उस समय हटा रहता है। और लेकिन जैसे ही मानसून हटता है, अंग्रेजी बेड़ा पुनः आ जाता है, काउंट लाली को मद्रास छोड़ देना होता है। और यह घटना है 1 फरवरी 1759। 1 फरवरी 1759 की यह घटना है। घटना क्या है कि मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा 1 फरवरी 1759 तक मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। देखिए, आगे आने वाले 1 सालों में, आगे आने वाले 12 महीनों में मद्रास विभिन्न तरह से गलतियां इस क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में विभिन्न गलत निर्णय लेता रहता है। इस वजह से अंग्रेजों की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जाती है और फ्रांसीसियों की गिरावट हमेशा लगातार चालू रहती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगले 1 साल तक फ्रांसीसियों ने हमेशा गलत निर्णय लिया। उन गलत निर्णयों में मैं आपको केवल एक उदाहरण बताऊंगा कि चूंकि अभी हम क्या जानते हैं कि हैदराबाद के क्षेत्र में बूसी, जो कि फ्रांसीसी सेना नायक है, वो था और हैदराबाद के रीजन में उसका प्रभाव था। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हो किस प्रकार विजयनगरम के किले को जीत भी चुका था। काउंट लाली क्या करते हैं कि बूसी को बुला लेते हैं। चूंकि उन्हें एक खतरा तो इस क्षेत्र में अंग्रेजों से लगी रहा था, वो बूसी को बुला लेते हैं। हैदराबाद में बूसी के कनिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी वहां रहते हैं, परंतु बूसी अब आ जाता है। बूसी जैसे ही हैदराबाद को छोड़कर काउंट लाली की तरफ आता है, एक तरीके से हैदराबाद का संपूर्ण रीजन जो था अंग्रेजों के लिए वह खुला हो गया, क्योंकि उसके जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो उतने समर्थ नहीं थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वे सामना कर सकते। तो फिर अब क्या होता है कि इसी समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में उसकी जो सेना थी उसे आदेश देती है कि वो इस क्षेत्र में, मतलब बंगाल से आते हुए इस उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र को कब्जे में ले ले। यही होता भी है। बंगाल से सेनाएं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल से सेनाएं चलती हैं, उत्तरी सरकार के अधिकांश हिस्से पर वो कब्जा कर लेती है। अगर मैं उसमें आपको 2 नाम बताऊं, राजमुंदरी और मछलीपट्टनम। राजमुंदरी और मछलीपट्टनम है कहाँ? कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उसमें ये दोनों लोकेशन हैं। तो अगर हम मान लें कि ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा है और ये गोदावरी है, तो राजमुंदरी यहाँ रहेगा, ये राजमुंदरी रहेगा और यहाँ पर मछलीपट्टनम
किस प्रकार बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं उत्तरी सरकार में प्रवेश करके मछलीपट्टनम राजमुंदरी पर कब्जा कर लेती हैं, यहाँ तक कि वे जो है हैदराबाद राज्य में, इस समय यहाँ का नवाब है सलाबत जंग, इस नवाब से ये एक संधि कर लेते हैं, अर्थात हैदराबाद का प्रभाव ये संपूर्ण एरिया फ्रांसीसियों के हाथ से निकल जाता है। तो हमने क्या देखा, अगर अब मैं यहाँ इसे लिखूं अगर जो है, तो फिर बुस्सी का वापस आना, इससे हम हर चीज को समझ जाएंगे। बुस्सी का हैदराबाद से वापस, बुस्सी का हैदराबाद से वापस आना और अंग्रेजी कंपनी का इस क्षेत्र में कब्जा हो जाना, और अंग्रेजों का इस क्षेत्र में कब्जा हो जाना। अंग्रेज किस प्रकार इस संपूर्ण इलाके में इनका प्रभाव हो जाता है। देखिए, अब घटना आती है वांडीवास के युद्ध के रूप में। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा जाता है। एक तरफ फ्रांसीसी सेना और दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आयर कूट करता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व काउंट लाली करता है। इन दोनों में युद्ध होता है, काउंट लाली पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। इन्हें बाद में काउंट लाली को बंदी भी बना लिया जाता है और कालांतर में इन्हें मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है। तो अब कहने का मतलब, अब अगली जो घटना है वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ आपके रहते हैं जो फ्रांसीसी सेना नायक है, उसका नाम है काउंट लाली। काउंट लाली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से है काउंट लाली, और इधर दूसरी तरफ से कौन रहेंगे, आयर कूट जीत जाता है, काउंट लाली हार जाते हैं। काउंट लाली को बाद में कैद कर लिया जाता है, इन्हें मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है। ये घटना है 22 जनवरी 1760, जो कि वांडीवास युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न है कि ये वांडीवास कहाँ है। ये वांडीवास मद्रास और पांडिचेरी के बीच का क्षेत्र था। मद्रास और पांडिचेरी ये है, तो इसके बीच में हम इसे कहीं वांडीवास रख सकते हैं। वांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को हुआ, फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए। काउंट लाली इसका नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ आयर कूट जो कि आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। आयर कूट जो है ये काउंट लाली की अपेक्षा अधिक समर्थ था। देखिए, वांडीवास का युद्ध हो जाता है, तो अब कालांतर में क्या होता है कि अंग्रेज जो है इनका हौसला बढ़ जाता है। कालांतर में ये पांडिचेरी का भी जो है कभी वो घेरा डाल लेते हैं, और आने वाले समय में पांडिचेरी ने भी हथियार डाल दिया और एक तरीके से इस संपूर्ण रीजन से फ्रांसीसी निकल गए। तो अगर अब हम देखें तो जो अगला कब्जा है 10 मई 1760 पांडिचेरी पर अंग्रेजों का घेरा। 10 मई 1760 पांडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा। 10
मई 1760 पर को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का 10 मई 1760 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं, घेरा। अगले 6 महीने तक अंग्रेज पांडिचेरी पर घेरा डाले रहते हैं। फलतः 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी ने भी आत्मसमर्पण कर लिया। पूरी तरह से दक्षिण भारत से फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है। तो अगला डेट हम क्या लिखेंगे, आपका जो है 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर इनका अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अगला डेट हम क्या लिखें यहाँ पर, 16 जनवरी 1761 पांडिचेरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पांडिचेरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब थोड़ा सा ऊपर जो है लिखना पड़ेगा। देखिए, अब हम ये देखते हैं कि पांडिचेरी इनके हाथ से निकल चुका है। हैदराबाद में अंग्रेजों का प्रभाव ऑलरेडी आ चुका है। बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज पहले ही काबिज हो चुके थे। तो इनका लगभग फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है। लेकिन इसी बीच 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि होती है। उस संधि के तहत ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे से शांति समझौता करते हैं। उस शांति समझौते का प्रभाव भारत में भी पड़ता है। भारत में भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे से समझौता करते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि फ्रांसीसियों को उसके कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं। जैसे पांडिचेरी इन्हें मिल जाता है। माही जो कि मालाबार तट पर कोझीकोड के ऊपर था, वह क्षेत्र भी पांडिचेरियों को मिल जाता है। पांडिचेरियों को मैं कह रहा हूँ, फ्रांसीसियों को मिल जाता है। माही मिल गया, पांडिचेरी मिल गया और पांडिचेरी के नीचे करैकल था। ये सभी इलाके फ्रांसीसियों को मिल जाते हैं। तो अगर मैं अगला डेट लिखूं 1763, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जो करके 1763 पेरिस की संधि, 1763 पेरिस की संधि हो जाने से अंग्रेज और फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच एक सुलह समझौते की बात हो जाती है। उसका परिणाम भारतीय क्षेत्र पर भी पड़ता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों को उनके कुछ स्थान वापस कर देती है। जैसे उनमें मैं कुछ का अगर नाम लूं, पांडिचेरी, ये भी जो जिसे ये हारे थे, पांडिचेरी हो गया, माहे ये आपके मालाबार तट पर है, करैकल, ये सभी स्थान पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर दिए जाते हैं 1763 की पेरिस संधि के बाद। तो इसमें अगर मैं ये लिख लूं, बस अगर मैं इतना ये इंडिकेशन दे दूं कि फ्रांसीसियों को पुनः अपने स्थान मिल गए। फ्रांसीसियों को पुनः अपने स्थान मिले। अर्थात इस संधि के तहत भारतीय क्षेत्र में फ्रांसीसियों को पुनः स्थान मिल गए, जो कि वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे थे। ये था टाइम 1763 का। लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसे अगर मैं 1769 की बात करूं,
तो खुद फ्रांसीसी सरकार ने अपनी इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। हम पहले ही जानते हैं कि ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में फ्रांसीसी सरकार का एक विभाग थी, अर्थात 1769 में इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। अब भारतीय क्षेत्र में फ्रांसीसियों को जो स्थान मिले थे, ये पांडिचेरी, करैकल, माहे, ये जो स्थान मिले थे, इसका उपयोग फ्रांस के जो निजी व्यापारी होते थे वे इसका उपयोग करते थे। अर्थात अब फ्रांसीसी सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है, ये फ्रांस के नियंत्रण में है, लेकिन अब इसका उपयोग फ्रांसीसी निजी व्यापारी कर रहे हैं। देखिए, फ्रांसीसी निजी व्यापारी इस क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम पर, तो अगर मैं इसमें एक दूसरा डेट लिख लूं 1769, तो उससे हमें बस इतना समझ लेना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भंग होना। तो अगर मैं ये जो है इसमें कोष्टक बनाकर 1769 फ्रांसीसी कंपनी का भंग होना। 1769 में फ्रांसीसी कंपनी भंग कर दी गई फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। देखिए, अगर अब हम ये देखते हैं कि वह कंपनी जिसका एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका एक समय हैदराबाद के रीजन में प्रभाव था, कर्नाटक का संपूर्ण क्षेत्र इनके प्रभाव में था, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस प्रायद्वीपीय भारत से पूरी तरह पाव ही उखड़ गया। तो इसे हमें देखेंगे फ्रांसीसी असफलता के कारण। तो इसे मैं अब थोड़ा सा जो है मिटा देता हूं। फ्रांसीसी असफलता के कारण इसमें हमें यह देखना है कि फ्रांसीसी क्यों असफल हो गए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। उसमें हम फिलहाल 3-4 छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। पहला, हम जानते हैं कि किस प्रकार 1754 में डुप्ले को फ्रांस सरकार ने वापस बुला दिया था। वह डुप्ले जिसने एक समय संपूर्ण हैदराबाद के क्षेत्र पर प्रभाव डाला था, कर्नाटक के क्षेत्र पर प्रभाव डाला था, उसे वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू आता है और वो किस प्रकार डुप्ले की नीति में परिवर्तन कर देता है। तो यहां हम लिखेंगे डुप्ले की वापसी। डुप्ले की वापसी। दूसरा रीजन, फ्रांसीसी नौ सैनिक शक्ति ब्रिटिश नौ सैनिक शक्ति के सामने जीरो थी, वह उसके सामने टिक ही नहीं पा रही थी। और दूसरे इसमें यह भी देखा जाता है कि जो ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति थी ये परमानेंट थी, जबकि फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति युद्ध के समय इनमें सक्रियता दिखाई देती थी। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार कुछ फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी डुप्ले के समय में उससे उनका मतभेद हो जाता है और काउंट डी लैली के समय इनका आपस में मतभेद हो जाता है। डुप्ले के समय कौन था? आपका ला बार डाउने अर्स, और काउंट डी लाली के समय ड आस। ये किस प्रकार इनसे जो है असहयोग का रवैया अपनाते हैं। तो इसमें ये लिखना है
कि फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना। फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना। तीसरा, हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल का विजय कर लिया था। प्लासी के युद्ध से बंगाल के संपूर्ण रीजन में वे छा गए थे। वहां से वे बहुत अधिक मात्रा में धन और बाहुबल प्रायद्वीपीय भारत में लाए थे। ऐसा धन और बाहुबल फ्रांसीसियों को नहीं मिल पाया था। तो तीसरा हम लिखेंगे कि अंग्रेजों के बंगाल विजय ने फ्रांसीसियों के पतन में एक प्रमुख कारक के रूप में भूमिका निभाई। तो केवल मैं अगर कोड में लिखूं तो अंग्रेजों की बंगाल विजय, की बंगाल विजय। एक्चुअली ये जो फ्रांसीसी असफलता के कारण ये पूरा एक टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। अब बाद की स्थिति, इसमें हमें ये देखना है कि प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हट जाती है, वो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम पर निर्भर हो जाती है, तो उसके बाद इस संपूर्ण रीजन में, प्रायद्वीपीय भारत के रीजन में अंग्रेजों के सामने आगे क्या चुनौतियां आती हैं। तो उसमें इनके सामने एक बार मैसूर से, मतलब एक मैसूर शक्ति और दूसरा मराठा शक्ति, अर्थात बाद की स्थिति में अंग्रेजों के सामने मैसूर शक्ति और मराठा शक्ति ये पड़ते हैं और इनका आपस में उलझना होता है। तो बाद की स्थिति में हम लिखेंगे मैसूर शक्ति, मैसूर शक्ति, मराठा शक्ति, मराठा शक्ति, मराठा शक्ति। इन शक्तियों से प्रायद्वीपीय भारत में कालांतर में अंग्रेजों को सामना करना पड़ता है। फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट है। इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को व्यवधान मिलेगा क्योंकि पढ़ाते समय बाहर से आवाज आ गई थी, मुझे इस वीडियो को रोकना पड़ा था। चलिए, ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट है। धन्यवाद।